Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन संसाधन, और इसके संबंध में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर इसके जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत हम देख सकते हैं, भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश हमको देखने को मिलता है। इसे हृदय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से, विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए काफ़ी जाना जाता है। और प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला एवं उनका जो जलग्रहण क्षेत्र है, वन आच्छादन होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर निर्भर जनसंख्या इसका पोषण कर पाते हैं। खास करके देखें हमको मंडला डिंडोरी, जो नीचे मंडला डिंडोरी वाला जो एरिया है नीचे की तरफ अगर देखें, उसके बाद शहडोल है, बालाघाट है, इसमें साल के वन देखने को मिलते हैं। चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड तथा दतिया में हमको अलग अलग प्रकार के जो झाड़ीदार है वो वन देखने को मिलते हैं। शेष अलग जगह भी हमको बहुमूल्य सागौन के वन है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको देखने मिलता है, अगर बात करें हम देहरादून की, तो जो अनुसंधान मतलब मध्य प्रदेश में जो अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून की जो एक शाखा है, देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड में, देहरादून की एक शाखा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, जबलपुर में देखने को मिलेगी। और ये क्या है, वन अनुसंधान संस्थान है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और यहीं पर जो है राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। उसके बाद 1979 में प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज जिसे बोलते हैं, ये बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थापित किया गया। और दूसरा जो है बैतूल में 1980 में स्थापित किया गया। देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ठीक है, पूर्णतः। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय वनीकरण के तहत जो सर्वप्रथम है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथ में 60% तेंदुपत्ता उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है देश का, यानी भारत के अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल के अंतर्गत की गई। 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई, जो कि हम आगे जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। प्रदेश के जिन जिलों में वन क्षेत्र है, मतलब जिन जिलों में 33% से कम वन क्षेत्र देखने को मिलता है, वहाँ पे एक योजना चलाई गई है, उसको बोला जाता है पंचवन योजना। और ये पंचवन योजना जो है 1976-77 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में वन रक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए बैतूल, अमरकंटक, लखनादौन, शिवपुरी, रीवा तथा झाबुआ में वन विद्यालय एवं जो पचमढ़ी है उसमें इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त बालाघाट में वन क्षेत्रफल महाविद्यालय तथा उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये बेसिक चीज़ थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में वन की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है। जैसे अल्प वन की अगर बात करें तो अल्प वन आपको पूरा ये वाला बेल्ट देखने को मिलेगा। और ये खास करके देखिए राजस्थान वाला क्षेत्र, ऊपर जो है चंबल वाला जो एरिया है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ अल्प वन देखने को मिलता है। खास करके कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, आम, महुआ, नीम, बबूल, पलास आदि जो वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर मध्यम वन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर रीवा पन्ना का जो पठार है, उसके बाद आप देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये सारी जगह में आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्यम वन क्षेत्र, जहाँ तेंदुपत्ता, खेर है, उसके बाद सागौन है आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। फिर सघन वन मतलब यहाँ पे अधिक बारिश होती है। सतपुड़ा के नर्मदा घाटी के नीचे आप देख सकते हैं सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, मेकल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, बघेलखंड तरफ सघन वन क्षेत्र, जहाँ पे बांस है, सागौन है, शीशम है, साल है, बीजा, हर्रा, बहेड़ा, ये अन्य प्रकार के जो वृक्ष है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण 3 प्रकार से देख सकते हैं हम। एक तो आरक्षित वन होते हैं, एक संरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं। तो आरक्षित वन का मतलब जो होता है जहाँ पे पूर्णतः पाबंदी होती है, जिसे रिजर्व वन बोला जाता है, यानी कि भारतीय वन अधिनियम या किसी अन्य जो राज्य वन अधिनियम के तहत निर्मित ऐसे क्षेत्र जिसमें वनों की पूर्ण सुरक्षा निहित होती है, ये जो कहलाते हैं आरक्षित वन क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे लकड़ी काटना, पशुचारण करना, आवागमन प्रतिबंधित पूर्णतः रहता है। और इनका क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना 54.4% के आसपास ये क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का जो यहाँ पे देखें कुल देश का जो है, देश का देखी जा रही है यहाँ पे जो 54.4% है, ये क्या है,
देश के कुल वन क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल है। परंतु अगर राज्य की अगर बात करूँ तो राज्य जैसे मध्य प्रदेश अकेले की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है आपको देखने को मिलेगा 65.36% देखने को मिलेगा। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 61,888 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल देखने को मिलेगा आरक्षित वनों का। फिर होते हैं संरक्षित वन जिसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो होते हैं संरक्षित वन जिसका प्रबंधन प्रशासकीय देखरेख यानी गवर्नमेंट के अंतर्गत किया जाता है। नियम कानून अधिक कठोर नहीं होते। यहाँ पे क्या होते हैं, नियम कानून अधिक कठोर होते हैं पर यहाँ पे कठोरता जो होती है कम होती है, यानी कि थोड़ा कम होती है कठोरता। और इन वनों का जो क्षेत्रफल है देश की अगर बात करें तो देश के क्षेत्रफल में इनका जो है 29% देखने को मिलेगा। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य में इनका जो परसेंटेज है 32.84% देखने मिलेगा। कुल जो क्षेत्रफल है हम देखें वर्ग किलोमीटर में तो 31,096 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका क्षेत्रफल। और यहाँ जो है पशुचारण आवागमन की अनुमति रहती है तथा विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक अनुमति पर द्वारा जो है पेड़ काटने के लिए भी यहाँ पे निवास जो है पेड़ काटने की सुविधा भी देखने को मिलती है। सबसे सर्वाधिक हिस्सा जो है इंदौर में देखने को मिलेगा, न्यूनतम यहाँ पे खंडवा में देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार के जो वन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वन होते हैं वो रहते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन मतलब जिनका जो क्षेत्रफल है सबसे कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते देखिए इनका जो क्षेत्रफल है राज्य में 1.80% और कुल जो क्षेत्रफल है 1705 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो है पशुचारण वन काटने और आवागमन की सुविधा पूर्णतः यहाँ पे रहती है, यानी कि एक प्रकार से जो कानून है यहाँ पे बहुत नरम होता है। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपको एक जो है फैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई थी 2017 उसके अनुसार मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन जो है आरक्षित वन हम देख सकते हैं जो है 61,888 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 31,096 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत है 1705 वर्ग किलोमीटर। टोटल मिलाकर अगर देखें तो तीनों का मिलाकर 94,689 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए इकाइयों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ देखने को मिलती है। क्षेत्रीय इकाइयाँ, तो क्षेत्रीय इकाइयों के विवरण के अनुसार जो वन वृत्त है वो 16 देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। वन मंडल 63, उपवन मंडल 135, परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871 और परिसर यहाँ पे 86 यानी कि 8,286 यहाँ पे देखने को मिलेगी इनकी संख्या। इसके अलावा इनमें से अगर बात करें व्रत में तो व्रत में हम देख सकते हैं खंडवा वन व्रत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है और जिसका कुल क्षेत्रफल हमको 9,290 वर्ग किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 3 वन व्रत देखें तो सबसे बड़ा तो खंडवा हो गया, दूसरा जबलपुर हो गया, तीसरा रीवा हो गया। उसके बाद 3 सबसे छोटे होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल हो गए। साथ में अन्य जो चीज़ें हैं हम देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जो जिले हैं वो नीचे हम देख सकते हैं, नीचे के आधार पर यानी होशंगाबाद के आसपास जो जिले हैं मतलब सबसे अधिक जहाँ क्षेत्रफल है सर्वाधिक वन आवरण तो होशंगाबाद नहीं, यहाँ पे बालाघाट छिंदवाड़ा सीधी देखने को मिलते हैं। और न्यूनतम वन आवरण हम देख सकते हैं उज्जैन, शाजापुर, रतलाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिशत के आधार पर भी ऐसे देखने को मिलेगा नीचे। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और वर्गीकरण देख लेते हैं वनों का। तो वनों का वर्गीकरण हम देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। तो भौगोलिकता के अनुसार वनों का वर्गीकरण देखें तो 3 प्रकार से यहाँ भी बांटा गया। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और तीसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो हम देख सकते हैं देखिए सबसे अधिक यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो आप देखिए यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं ये जो है ये येलो वाला जो एरिया है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलता है। साथ में देखिए वर्षा की भी मात्रा दी गई है, जहाँ वर्षा 50 से 75 होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। जहाँ वर्षा 50 से 100 होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने मिलता है। जहाँ वर्षा 25 से 75 होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने मिलता है, ये वाला और ये सेम है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो ये तीनों प्रकार है। तो तीनों में हम देखें तो जैसे उष्णकटिबंधीय हमने देख लिए और ये कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे पहला हम देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये जो है बेहतर लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती है और जबलपुर, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना, सिवनी एवं होशंगाबाद जिलों में ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद उष्ण यहाँ पे हम देखें कुछ ये वाले में जो है हमको विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ जैसे कि नीम है, सागौन है, शीशम है, पीपल आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार जो देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये इस प्रकार के जो वन है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों के जो वृक्ष है कुछ समय के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती मतलब आर्द्र पर्णपाती वन बोला जाता है। और ये बालाघाट, दक्षिणी छिंदवाड़ा,
जबलपुर, सिवनी, शहडोल और इन अधिक जगह में यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बांस, महुआ, जामुन, हर्रा इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो हमको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जो है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और राज्य में इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है जबलपुर, शहडोल वन वृत्त में देखने को मिलता है। अन्य भागों में भी अगर देखें तो हमको जो है बैतूल है, खंडवा, होशंगाबाद इन जगह पर भी देखने को मिलता है। इसमें हर्रा, बबूल, तेंदुपत्ता, पलास इन सभी वृक्षों की जो है अधिकता पाई जाती है। उसके बाद एक होते हैं कटीले वन। कटीले वन का मतलब होता है जहाँ पे बारिश जो है 70 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे होती है। तो ये मुख्य रूप से चंबल घाटी यानी कि ऊपर वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे ये वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, खटीली झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। और दूसरे होते हैं उपोष्ण पर्णपाती वन। तो उपोष्ण पर्णपाती वन मुख्य रूप से विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो ऊंची चोटियाँ है उस पर पाए जाते हैं और ये जो है पत्तियां नहीं गिराते। और पचमढ़ी के आसपास जो इस प्रकार के जो वन है इन क्षेत्रों का मतलब इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है अधिक देखने को मिलता है। अब इसके बाद हमको देखने को मिलता है वन संपदा। वन संपदा का मतलब होता है फॉरेस्ट जो स्टेट है यानी कि वन की जो संपत्ति है, जैसे क्या होती है उसकी जो वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियाँ वन की उपज होती है तो वो मुख्य रूप से भी होती है और सेकेंडरी लेवल पर भी होती है। तो मुख्य वनोपज की अगर बात करें तो मुख्य वनोपज हमको सागौन के रूप में देखने को मिलती है, साल के रूप में देखने को मिलती है, बांस, ये मुख्य वनोपज है। और जो सेकेंडरी लेवल की अगर बात करें तो सेकेंडरी लेवल पर ये सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो वनोपज है वो देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत आपको तेंदुपत्ता, खैर, हर्रा, लाख, जो अन्य चीज़ है महुआ है, साल है, ये सभी देखने को मिलते हैं, भिलवा है, गोंद है, ये सभी आपको सेकेंडरी लेवल पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए सागौन की अगर बात करूँ मैं तो सागौन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर बारिश 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वृक्ष ये माना जाता है। टिक्टोना ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नाम होता है और होशंगाबाद के बोरी घाटी में सागौन के जो वृक्ष है सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ियाँ, फर्नीचर, गृह निर्माण जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, पन्ना इन जिलों में ये देखने को मिलता है काफ़ी अधिक मात्रा में। दूसरा जो होता है साल का वृक्ष। साल का वृक्ष की अगर बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है और सोरिया रोबुस्ता इसका वानस्पतिक नाम है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अन्य जो आसपास के ज़िले हैं, छिंदवाड़ा, इनमें पाया जाता है। इसका जो उपयोग है रेलवे स्लीपर, जहाज और इमारती लकड़ियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है बांस। तो बांस आपको पता है कागज़ के निर्माण और जो है भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। डेंड्रो कैलेमस इसका वानस्पतिक नाम है। अनूपपुर, शहडोल, बैतूल, बालाघाट, खंडवा और होशंगाबाद में ये पाया जाता है। इसका उपयोग कागज़ की लुगदी और इसके अलावा जो है जो हम देखें तो इसका उपयोग राज्य के नेपानगर व अमलाई के कागज़ कारखाने में भी किया जाता है। बालाघाट एवं होशंगाबाद जो है वनवृत्त इसमें सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र ये माने जाते हैं। इसके अलावा टोकरी, चटाई, झाड़ू मतलब जो है ये बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तेंदुपत्ते की अगर बात करें सेकेंडरी उत्पाद है वन संपदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रदेश यहाँ पे माना जाता है। इसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से जबलपुर, सागर, शहडोल व सीधी में ये देखने को मिलता है। खैर की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कत्था बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये जो है जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, सीधी, दमोह इन जगहों पर देखने को मिलता है। भोपाल में भी, शिवपुरी में भी देखने को मिलता है और मुरैना मतलब शिवपुरी में तथा मुरैना में, बानमोर में ये जो है कारखाने स्थित है कत्था बनाने के, जो कि खैर के वृक्ष से ही कत्था यहाँ पे बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो है हर्रा। हर्रा मतलब एक प्रकार का वृक्ष ही होता है और ये अधिकतर छिंदवाड़ा, मंडला, शिवपुर एवं शहडोल के वनों में पाया जाता है। चर्म शोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लाख की अगर बात करें तो लाख का उपयोग चूड़ी जो सौंदर्य प्रसाधन है उसका उपयोग मतलब इसको बनाने के लिए किया जाता है। जबलपुर, मंडला, शहडोल, सिवनी, होशंगाबाद इन जिलों में देखने को मिलता है। साथ में हम देखें तो प्रदेश में लाख निर्माण का शासकीय कारखाना उमरिया में भी देखने को मिलता है। फिर भिलावा की अगर बात करें तो ये अधिकांश रूप से छिंदवाड़ा वनवृत्त में एकत्र किया जाता है। पेंट एवं स्याही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो कारखाना छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा गोंद की अगर बात करें तो यह बबूल, सेनियल तथा धबड़ा आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। गोंद यानी कि जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये शिवपुरी, ग्वालियर एवं खंडवा वनवृत्त में पाई जाती है। 3 प्रकार की गोंद यहाँ पे पाई जाती है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे बाद में। इसके बाद कुछ प्रमुख वनोपज है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सागौन है, इमारती लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है। तो आप एक बार यहाँ नज़र घुमा लीजिए और ये साइड में मैप दिया है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको इंडिकेशन दे सकते हैं। साल जो है इमारती लकड़ी, रेलवे स्लीपर, तेंदुपत्ता बीड़ी निर्माण, बांस, कागज, भवन निर्माण, गोंद, प्रिंटिंग खाने। उसके बाद जो है
प्रिंटिंग में और खाने में लाख जो है चूड़ी, सौंदर्य प्रसाधन, खैर है जो है कत्था औषधि। तो ये सभी आप जिले यहाँ पे ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन संस्थान देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान 1982 में स्थापित किया गया था भोपाल में। संजीवनी संस्थान वनौषधि रोपण है भोपाल में। वन विकास निगम 1975 भोपाल में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास ये जो है भोपाल में 2005 में स्थापित किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जबलपुर में है। इसकी मेन ब्रांच आपको देखने मिलेगी देहरादून में, उत्तराखंड के अंतर्गत। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में। वन जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जो है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज 1979 बालाघाट के अंतर्गत। वन राज्य महाविद्यालय बैतूल में। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास जो संस्थान है छिंदवाड़ा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ये 7 है, 7 आपको देखने मिलेगा शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक, लखनादौन, बैतूल, झाबुआ, शिवपुरी। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर है रालामंडल इंदौर के अंतर्गत। तो ये आप इनको इंडिकेट भी कर सकते हैं यहाँ पे मैप में। चलिए अब आगे देखते हैं, हम एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जो कि 2019 में आई थी, इसको भी देख लेते हैं ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमको बन जाए। तो इसको बोला जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ जाने तो पर्यावरण जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसे हम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, तो ये शॉर्ट में भी देख सकते हैं। इसके अधीन एक संगठन जो है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसके द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को यहाँ पे जारी किया गया, जिसे हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं, ISFER। तो इसको 2019 यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो है वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये अभी की जो है 16वीं रिपोर्ट थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधन के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का यहाँ पे प्रयोग किया गया और जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। साथ में हम देखें तो इस रिपोर्ट में जो है वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। वर्तमान रिपोर्ट में अगर देखें तो वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, जिसमें हम देखें तो इस नाम से एक अध्याय जोड़ा गया और इसमें जो है वृक्षों की जो प्रजातियां है उसको 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको क्या बोला जाता है, चैंपियंस एवं सेट जो है वर्गीकरण इसको बोला जाता है। इसके अलावा कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको 24.56% देखने को मिलेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर और ये भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% देखने को मिलेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण तो ये देखिए 95,027 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% देखने मिलेगा। वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की अगर बात करें तो मतलब यहाँ पे 3,976 वर्ग किलोमीटर और 0.56% यहाँ देखने को मिलेगा। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि तो वृद्धि कितनी हुई 1,212 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में देखें तो 1.29% यहाँ देखने को मिलती है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि देखें तो 5,188 वर्ग किलोमीटर और 0.65% यहाँ पे जो इसकी प्रतिशत देखने को मिलेगा। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य है, पहला मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक देखने को मिलेगा अरुणाचल, सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि जो है उसमें शीर्ष राज्य की अगर बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, केरल है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश। तो ये बेसिक चीज़ हो गई हमारी कुछ वन और वन संसाधन से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं।
इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास भी कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप इन टॉप एजुकेटर द्वारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2019, इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो आपको पता है मध्य प्रदेश है, जो कि हमने अभी देख चुके हैं। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टेबल, अभी हमने पीछे बात की है। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो ये है 68 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ये हमने आंकड़े देखे थे 2019 के अनुसार। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य जो है वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हम देखें तो ये जो है 10.87% देखने को मिलता है। तो ये जो है आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे। साथ में हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है बालाघाट। नीचे डाउन में हम देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी है वहाँ पे आपको सबसे अधिक वन क्षेत्रफल यहाँ देखने को मिलता है। तो ये देखिए आप क्रम भी देख सकते हैं, बालाघाट है, फिर छिंदवाड़ा है, बैतूल है, श्योपुर है और सिवनी है। और ये आप आंकड़े देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है 2019 के अनुसार। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो ये फिर से आपका आ गया बालाघाट। तो बालाघाट इसका राइट आंसर है। और फिर यहाँ प्रतिशत के अनुसार भी जिलों का जो क्रम है वो देख सकते हैं, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, ठीक है, टॉप 5 हम देख सकते हैं। फिर वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है किस जिले में है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल आपको उज्जैन में देखने को मिलता है, जो कि हमने अभी आंकड़े भी देखे थे। फिर उसके बाद देखिए न्यूनतम में जो है इसके अनुसार देखें तो देखिए आपको सबसे पहले सबसे न्यूनतम उज्जैन में देखने को मिलेगा, फिर रतलाम में, फिर शाजापुर अविभाजित वाला, यानी विभाजित होने के बाद साथ ही नापा नहीं जा रहा है, अविभाजित मतलब जब आगर मालवा इसमें जुड़ा हुआ था, फिर भिंड है, फिर राजगढ़ है। तो ये क्रम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बढ़ते क्रम में देख रहा है, सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर फिर ऐसे बढ़ते क्रम में। वन रिपोर्ट 2019 में प्रदेश के किस जिले का वन प्रतिशत न्यूनतम है, तो ये देखिए उज्जैन, अभी फिर से हमने देखे थे, तो ये आप देख सकते हैं प्रतिशत के अनुसार ये देखा जा रहा, प्रतिशत के अनुसार भी आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पे 77,414 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, 12 नंबर का राइट आंसर है। और ये जो रिपोर्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 12 फरवरी 2018 को प्रस्तुत की गई थी। फिर देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो ये जो है 25% 2017 के अनुसार, परंतु यहाँ पे अभी जो है 30% यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का जो अंश है वो कितना देखने को मिलता है, 2.35% यहाँ पे वानिकी यानी कि वन से संबंधित जो भी संपदा है ना, जो वनोपज है उसका यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में 2.35% देखने को मिलता है अंश। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, तो 33% भूमि पर जो है वनों का होना आवश्यक है। और मध्य प्रदेश में 33% भूमि पर जहाँ पे वन नहीं है वहाँ पे पंचवन नाम की एक योजना जो है चलाई जा रही है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे जो बीच वाला जो बेल्ट है जहाँ पे सागर है, छिंदवाड़ा है और छतरपुर है, ये वाला एरिया। अब मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैप जो है पूरा मध्य प्रदेश का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला और यहाँ पे, तो ये कंप्लीट रूप से अगर देखें तो सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो ये जो है अन्य जगह पर भी देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पे, और इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ियों की प्राप्ति देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है उसके संबंध में सत्य कथन को ध्यान में रखिए। तो देखिए ये वन जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन वनों में साल है, सागौन है, बांस है आदि की बहुलता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये वन जो है शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं पाए जाते। अभी कहाँ पाए जाते हैं वो हम देखेंगे, गलत है। और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी गलत।
तो हमारा 1 और 2 सही, यानी कि द नंबर का हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो इसमें जो है हम देख सकते हैं ये वन जो है वन प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिले में पाए जाते हैं, ना कि रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर में ये पाए जाते हैं। और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब ये जो तीसरा वाला था उसका है, तीसरा और चौथे का ये वाला, ठीक है। बाकी पहला और दूसरा हमारे कथन सही थे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है उसमें मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर कीकर और बबूल यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ये जो होते हैं 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिलों में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इनके अलावा हर्रा है, पलास है, ये वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जिले समूह में हम देखें यहाँ पे, तो सागौन के घने वन पाए जाते हैं। सागौन के घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं होशंगाबाद वाले जो बेल्ट है, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा वाला जो नीचे सतपुड़ा वाला जो बेल्ट है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और मंडला, बालाघाट, सीधी में साल के वन पाए जाते हैं। उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में मिश्रित वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है, तो ये आरक्षित वन होते हैं। सबसे अधिक यहाँ पे होता है। फिर होते हैं संरक्षित वन, जहाँ पे थोड़ा कम कठोरता रहती है, और अवर्गीकृत वन में पूरा फ्री रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कठोरता पर नियंत्रण, तो हम देख सकते हैं सबसे यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए फिर से निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी तो आंसर यहाँ नहीं आएगा, मतलब सबसे अधिक कठोर पूछा गया तो आरक्षित आएगा। अगर पूछा जाता नियंत्रण रहता है तो सभी आता, परंतु यहाँ पे आरक्षित में सबसे अधिक रहता है, फिर संरक्षित में उससे कम, और अवर्गीकृत में कम रहता है। तो आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पशुचारण और ये सारी चीज़ें निषिद्ध होती है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है किस प्रजाति के पाए जाते हैं, तो ये जो है सागौन की प्रजाति के सबसे अधिक वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। लगभग 27,883 वर्ग किलोमीटर पर ये देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक साल के वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। उसके बाद कीट लगने से किस वृक्ष के जो है बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, ठीक है। तो ये साल के वृक्ष यहाँ पे काटे गए थे कीट लगने पर, ठीक है। तो यहाँ बोरर नामक जो कीट है वो वृक्षों को काफ़ी हानि पहुँचाता है, और इसको रोकने के लिए 10 लाख साल के वृक्ष यहाँ पे काटने के आदेश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए थे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो ये देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलता है 1975 में इसकी स्थापना की गई। और वन के संरक्षण, संवर्धन में वृद्धि और समुचित दोहन के उद्देश्य से इसका जो है 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलता है हमको कहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है जबलपुर में देखने को मिलता है, और इसका जो मेन है वो देहरादून यानी कि उत्तराखंड में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, तो ये देखिए आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा, जो कि हमने पूरे कंप्लीट देख चुके हैं अभी। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे है, तो ये जो है शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है प्रादेशिक वन स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहाँ पे दी जाती है, तो ये जो है उपरोक्त सभी जगह, यानी कि अमरकंटक में भी दी जाती है, गोविंदगढ़ में भी और लखनादौन में भी। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पे देखिए शिवपुरी में, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन, ये सभी जगह में वन पालों और वन रक्षकों को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। फिर उसके बाद वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला राज्य है राष्ट्रीयकरण करने वाला। इसके बाद देखिए जो उपज है, वन की उपज है और उनका उपयोग है, तो उनको आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे तेंदुपत्ता का उपयोग किस लिए किया जाता है, बीड़ी के लिए। बांस का उपयोग किस लिए किया जाता है, कागज़ के लिए। खैर का उपयोग कत्था के लिए। और हर्रा का उपयोग किया जाता है किसके लिए, खाद्य सामग्री के लिए। लाख का उपयोग किया जाता है चूड़ी के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका ब नंबर का राइट आंसर होता है, यानी कि पहले का सा है, दूसरे का आ है, और तीसरे का ब है, चौथे का ई है, और उसके बाद दा है। तो ये राइट आंसर हमारा हो गया कौन सा, ब नंबर का। चलिए यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया, 1974 में पारित किया गया। यहाँ देखिए पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है वन्य प्राणियों और पादपों के संरक्षण के लिए जो है अधिनियम आया था 1972 में, और इसके अनुसरण में मध्य प्रदेश में भी वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1974 में पारित किया गया। मतलब 72 में आया था, परंतु 74 में मध्य प्रदेश के द्वारा पारित किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको होशंगाबाद, पन्ना और बैतूल में देखने को मिलते हैं।
उसके बाद मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है, वनों से विहीन है, वन मतलब जहाँ पे वन नहीं है, तो ये 40% जो भूमि है, भू क्षेत्र है, वो वन से विहीन, यानी कि यहाँ आपको वन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं, तो जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ कटीले वन पाए जाएंगे। तो ऊपर वाला जो बेल्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये दतिया वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत बारिश होती है, तो वो भिंड जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भिंड, ग्वालियर भी उसी क्षेत्र में आता है, श्योपुर भी, तो यहाँ उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, भिंड अकेला नहीं होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए सभी क्षेत्र, यानी ग्वालियर है, शिवपुरी, उत्तरी शिवपुरी, भिंड है, आदि जिलों में देखने को मिलते हैं। फिर भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है, तो भारत की जो पूरी वन भूमि है उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी वन भूमि है, तो ये 12.4% देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार वन आवरण 77,522 वर्ग किलोमीटर, जबकि अभिलिखित वन क्षेत्र है 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% देखने को मिलता है, और भारत का 12.27%। उसके बाद मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए आपको 30% में देखने को मिलते हैं, लगभग 30 और 33% होना चाहिए। यहाँ देखिए प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 308,252 वर्ग किलोमीटर जो है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 94.69 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि 30.72% है। और राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का जो है 65% आरक्षित, 33% संरक्षित, 2% अवर्गीकृत वन देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता से यहाँ पर प्राप्त, मतलब किसकी सहायता प्राप्त है, तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड बैंक को हम देखिए विश्व बैंक बोलते हैं, और ये जो है प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका पेरेंट कंपनी है, और जुलाई 1944 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। फाउंडर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसका लोगो आप इस प्रकार से ग्लोब है उसको देख सकते हैं। फिर वन्यजीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है, तो देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल शामिल होता है, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना गिनती बिल्कुल सही, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे शामिल होते हैं, यानी कि द नंबर का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भारत के सबसे पुराना जो जंगल है वो पाया जाता है, तो वो हम देखें तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में, तो होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित है ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ भारत के सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं। 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, और समृद्ध वनस्पति और जीव यहाँ बहुआयात रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अभयारण्य शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांस के घने जंगलों से घिरा हुआ है, और इसे 1865 में ही वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिल गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत या स्वतंत्रता के पश्चात 1978 में इसको स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ देखिए भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, तो बांस उत्पादन में इसका स्थान दूसरा है। तो हम देख लेते हैं पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, 50 लाख नेशनल टन बांस उपलब्ध है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको डेंडी कैलमस बोला जाता है बांस को, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था 75 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जो वन है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ब नंबर, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलता है। और आप प्रतिशत भी देख सकते हैं, देखिए शुष्क पर्णपाती वन यहाँ सबसे अधिक है, उसके बाद आपको नम पर्णपाती, और उसके बाद आपको उष्णकंटक वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखिए चैंपियन सेट जो वर्गीकरण उसके अनुसार 18 प्रकार के वन जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, जो 3 प्रकार के वन समूह में बटे हुए हैं उष्ण कटिबंधीय, जो अलग अलग हमने देखे हैं। उसके बाद देखिए किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन किया गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, 2001 में इसका जो है इसकी स्थापना की गई। और इसके बारे में यहाँ देखें तो जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता के संरक्षण एवं विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2001 में पृथक प्रशासनिक विभाग के रूप में। इस विभाग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, और मध्य प्रदेश जैविक जो विविधता है उसके नियम 2004 को हम देखें तो ये देखिए डेट आप देख सकते हैं, इस अधिनियम 2002 की धारा ये जो 63 है उसके 1 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। बोर्ड के संविधान के बारे में अगर देखें तो अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई।
तो ये हमने देखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं वन संसाधन और जो है वन से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से देखें। तो बाकी के जो टॉपिक है इसके बाद हम देखने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने के लिए आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।